नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी आपने पिछले कुछ दिनों देखा होगा, हमारे जो पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी दो देशों की यात्रा हुई। एक था ब्रुनेई और एक था सिंगापुर। सिंगापुर को तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा उसका नाम सुना हुआ है, जानता है। लेकिन ब्रुनेई एक ऐसा कंट्री जो जब आप ग्लोब में या नक्शे में उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन रातों रात वो इतना हाईलाइट हो गया कि खास तौर से इंडिया में तो चलो तब भी थोड़े लोग जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो ब्रुनेई को कोई नहीं जानता होगा। लेकिन वो इतना हाईलाइट हो गया पाकिस्तान में भी कि अब हर किसी को पता है कि ब्रुनेई के कौन सा देश है, कहाँ पर है और कितना बड़ा है, वहाँ के राजा वगैरह क्या सिस्टम है। तो बात करते हैं इस बारे में कि ब्रुनेई एक इंडोनेशिया, सिंगापुर के पास में, फिलीपींस के पास में एक छोटा सा देश, जिसकी आबादी मुश्किल से 4-6 लाख लोगों की है। और लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है, लगभग 75,000 पर पर्सन, $75,000 पर पर्सन। इसी से पता चलता है कि जो ब्रुनेई है वो कितना अमीर देश है, कितना वहाँ पर पैसा है। हालांकि वहाँ पर वो इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पर शरिया के कानून लागू हैं, उसके बावजूद वो अपने नागरिकों की पूरी हिफाजत करता है, दूसरे देशों के संग अच्छे संबंध रखता है। पाकिस्तान में आजकल ये चर्चा का विषय है कि एक मुसलमान कंट्री होने के बावजूद एक हिंदू देश को वो गले लगा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि 2018 में ब्रुनेई और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, इसरो और वहाँ ब्रुनेई के बीच में। और इसरो ने अपना वहाँ एक सेटअप लगाया हुआ है जो इंडिया की सैटेलाइट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अब ब्रुनेई इतना अमीर क्यों है, सवाल ये आता है। जब इतना छोटा सा देश है, इतने कम लोग हैं, तो इतना अमीर क्यों है? उसका कारण है कि ब्रुनेई के पास बहुत अधिक मात्रा में, छोटा सा कंट्री होने, आइलैंड होने के बावजूद, लगभग 11 जो क्रूड ऑयल के वो हैं, मतलब 11 कुएँ हैं वहाँ पर, तो जो वो उसको बेचते हैं। जो ब्रुनेई के राजा हैं वो दुनिया के सबसे अमीर राजा हैं। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी है कि उनका महल इतना बड़ा है। जो लाइव इस समय दुनिया के किंग है उनमें सबसे बड़ा उनका महल है, जिसमें लगभग 11,000 लोग एक बार में रुक सकते हैं, 17,000 कमरे हैं, उनकी अपनी खुद की 7,000 कार हैं। जो भी मॉडल दुनिया में नया लॉन्च होता है और जो एकदम एक्सक्लूसिव होता है वो कार सीधे सबसे पहले उन्हीं के पास आती है। तो उनके बड़े बड़े शौक़ हैं, और पैसा है तो शौक़ होते ही हैं इंसान के। लेकिन वो उनकी अच्छाई ये है उस कंट्री की कि वो पाकिस्तान की तरह इधर उधर लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होते। तो अब इंडिया ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है आगे फ्यूचर के लिए। स्पेस एंड जो अंतरिक्ष में जितने भी अनुसंधान वगैरह होते हैं उसमें उनके संग पार्टनरशिप के लिए साइन किए गए हैं, MOU साइन किए गए हैं, उसके अलावा भी और किए गए। और उसके बाद बारी आती है सिंगापुर। जब मोदी जी ब्रुनेई से सिंगापुर गए तो वहाँ पर सिंगापुर एक इंडिया के लिए बहुत अहम कंट्री है, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो बे ऑफ मलाका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से चाइना का जो उस साइड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका सारा जितना भी गुड्स जाता है बाय शिप, बाय सी, वो उसी एरिया से होके जाता है। और इंडिया नहीं चाहता कि वहाँ पर चाइना अपना कब्जा जमाए, जैसे कि साउथ चाइना सी में वो ताइवान के साथ कर रहा है और बाकी कंट्रीज़ के साथ कर रहा है। तो सिंगापुर के साथ इस टॉपिक पर भी साइन किए गए हैं। साथ में सबसे अच्छी जो न्यूज़ है इंडिया की इकनॉमी के लिए वो है चिप टेक्नोलॉजी और चिप कंपनीज़। जी हाँ, मोदी जी का कहना है कि हम इंडिया में एक नहीं बल्कि कई सारे सिंगापुर बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। इसी से पता चलता है कि इंडिया के लिए सिंगापुर कितना इम्पोर्टेंट है। और सिंगापुर की जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इकनॉमी है वो ताइवान के बाद सेकंड नंबर पर आती है। उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो इंडिया में मेक इन इंडिया या स्टैंड अप इंडिया या जो भी चीज़ें चल रही हैं, और उसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है वो सिंगापुर से आया है। तो मोदी जी चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और जो चिप बनाने की जितनी भी चीज़ें हैं, कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया इस चीज़ से तरक्की करे। चिप इतनी इम्पॉर्टेंट है जो आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, हर चीज़ में, घर गृहस्थी की चीज़ में तो लगती है, कार वगैरह में। उसके अलावा स्पेस
कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह, उन सब में भी यूज़ होती है। और इसका अभी तक सबसे बड़ा हब चाइना था, और लेकिन जो कोविड आया उसके बाद जब दुनिया को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम केवल चाइना के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारी इकनॉमी ठप हो जाएगी, तो इस वजह से चाइना के अलावा और भी जगह पर अलग अलग चीज़ें बननी चाहिए। तो उसमें चाइना के बाद ताइवान तो था ही, ताइवान के अलावा सिंगापुर और इंडोनेशिया और इंडिया इसमें बहुत तेज़ी से शामिल हुए हैं। और तीनों देशों की कोशिश है, ख़ासतौर से इंडोनेशिया और इंडिया की, कि जितनी भी चिप कंपनीज़ हैं वो इनके देश में आएँ और अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। चिप आने वाले टाइम की सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ इतनी छोटी होती जा रही है कि वो चिप के बिना उस चीज़ को बनाया ही नहीं जा सकता। तो इतना इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, मैटर है, प्रोडक्ट है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि आने वाला ज़माना चिप का ही है, और उसके लिए इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ दूसरी विदेशी कंपनियों के संग टाइप्स करने के लिए रेडी हैं। कई जगहों पे फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इंडिया की फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप है वो दिसंबर में बिकने के लिए, एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी होगी। इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ने 15 बिलियन रुपये इसमें सब्सिडी का ऐलान किया है। पहले 10 थी, इसको 15 किया गया है बढ़ा के, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अगर आने वाले टाइम में इकनॉमी पे को जीतना है, दुनिया को जीतना है, तो चिप टेक्नोलॉजी पर जीत सबसे पहले ज़रूरी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, वैसे ये टॉपिक हमारे कोई मतलब कंपैरिजन का है नहीं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उन लोगों को यही नहीं पता कि चिप इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, चिप का रोल क्या है। वहाँ के पीएम जब भी जाते हैं बाहर, या उनके जो आर्मी चीफ हैं वो बाहर जाते हैं, तो वो कभी कोई किसी टेक्नोलॉजी वगैरह की बात नहीं करते। उनको केवल एक मुद्दा होता है कि हमारा लोन रोल ओवर कर दीजिए, या थोड़ा और लोन दे दीजिए, या आईएमएफ के पास जाने के अलावा उनका कुछ इकनॉमी पे फोकस नहीं है। इसलिए कहते हैं कि लीडरशिप अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लीडरशिप दूर नहीं देख सकती, दूर के बारे में सोच नहीं कर सकती, प्लान नहीं कर सकती, तो आपका देश ऐसे ही चलेगा जैसे कि पाकिस्तान चल रहा है। तो मेरी आप सभी भारतीयों से भी ये गुजारिश है कि जब इलेक्शन होते हैं, जैसे कि अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो आपने इतनी कम सीट मोदी जी को दी, तो मैं चाहता हूं कि आप दुनिया की जानकारी भी थोड़ी इकट्ठी करें। केवल जो देश के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं वो तो कोई भी छोटे मोटे नेता सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन हमें हर बार मोदी जी को लेकर आना है, जिससे कि हमारा देश तेज़ी से तरक्की करता रहे, दूरदर्शी बना रहे, और हम विश्व गुरु की तरफ सबसे ऊपर, सबसे आगे पहुँचें। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करके उसको कब्जा लें। विश्व गुरु का मतलब है दूसरों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, और सबका ध्यान रखना, और खुद विकास करना, दूसरों का विकास करना, खुश रहना। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरा चैनल देखते रहिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।